अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, जब इश्क सच्चा हो ना तो मोहब्बत करने वालों को दुनिया की हर आजमाइश और हर मुसीबत का सामना करना होता है। और जब दो मोहब्बत करने वाले हर आजमाइश से बाहर निकलते हैं तो फिर उनकी मोहब्बत और इश्क की मिसालें दी जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही मिसाली जोड़े की कहानी है जिनकी मोहब्बत और इश्क के इंतहा ने हर एक को मुतासिर कर डाला। दोस्तों, आज मैं आपको अरहम आफंदी और मेहर माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उनकी कहानी में क्या मुश्किलात पेश आईं और उन्होंने हर मुश्किल का सामना किस तरह से किया और कैसे डटकर मुकाबला किया। आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। निकाह? आपका दिमाग ठीक है? मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, वो वक्फे से बोली। मेहर माँ जी, निकाह तो होना ही है ना आपका, वो भी अभी और इसी वक्त, और वो भी अरहम आफंदी से। दुनिया की कोई ताकत इस निकाह को नहीं रोक सकती। अरहम ठोस लहजे में बोला, मुझे ये निकाह नहीं करना, प्लीज। मेहर माँ ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मेहर माँ जी, मुझे मजबूर ना करो, बाहर चलो, मौलवी साहब आ चुके हैं। और वैसे भी निकाह के बाद मैं आपको यूनिवर्सिटी वापस छोड़ आऊंगा। जल्दी करो, देर हो रही है, आपका भाई आने वाला होगा। अरहम जल्दी से बोला, आपको अल्लाह का वास्ता मुझ पर रहम करो। मैं नहीं जानती कि आपकी मुझसे, मेरे खानदान से क्या दुश्मनी है। प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ आओ। वो रोने लगी और उसके कदमों में बैठकर हाथ जोड़ दिए। ठीक है, निकाह नहीं करते, तुम्हारी मर्जी। निकाह के बगैर ही तुम्हारे साथ वक्त गुजार लेता हूं। निकाह ख्वां को वापस भेज देता हूं। तुम्हें ऐसे ही मुनासिब लगता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। अरहम ने दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ाने लगा। मेहर माँ के हाथ उसकी अपनी गोद में गिर गए। वो जो उसके कदमों में हाथ जोड़कर बैठी थी, उसकी हालत ऐसी थी जैसे जिस्म में जान ना हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपना सर झुका लिया, जैसे अपनी ही किस्मत से हार गई हो। वो बोली तो उसे खुद भी अपनी बात पर यकीन ना आया। मैं निकाह के लिए तैयार हूं, मेहर माँ आहिस्ता से बोली। ठीक है, तो फिर बाहर आ जाओ। ये कहते हुए अरहम चला गया। थोड़ी देर बाद निकाह हो गया। वो मेहर माँ शाह से मेहर माँ अरहम आफंदी बन गई। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या से क्या हो गया था। वो मेहर माँ बीबी थी जिसकी पाकीज़गी की गवाही पूरा गांव देता था। उसका घराना मजहबी था। वो बचपन से पर्दा करती आई थी। बाबा और भाई के अलावा आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था। फिर ये सब कैसे हो गया? कौन है ये शख्स? ये मुझे कैसे जानता है? क्या जवाब दूंगी बाबा और भाई को? बाबा तो मर जाएंगे ये सब सुनकर। अपनी बेगुनाही का कैसे यकीन दिलाऊंगी सबको? वो जोर जोर से रोने लगी। अरहम अली और बाकी लोगों को छोड़कर वापस आया तो वो सामने सोफे पर बैठी रो रही थी। उसने काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी।
जिससे उसका पूरा जिस्म तकरीबन ढका हुआ था। वो पहली ही नजर में उसकी मासूमियत पर दिल हार बैठा था। ये नहीं कि उसने खूबसूरत लड़कियां देखी नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन दिल ने सिर्फ मेहर मां को चुना। उसे पहली दफा देखकर उसने फैसला कर लिया था, अरहम की दुल्हन सिर्फ मेहर मां बनेगी। उसे रोते देखकर उसके दिल को कुछ होने लगा। मेहर मां, मैं ऐसा नहीं चाहता था। अगर आपके बाबा जान मान जाते तो ये सब ना होता। उसे देखकर मेहर मां एकदम से खड़ी हो गई। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ आए, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। वो गुस्से से बोली। आप मेरी बात सुने बगैर यहां से नहीं जाएंगी, वो प्यार से बोला और साथ ही उसे बाजुओं से पकड़ लिया। मेहर मां को ऐसा लगा जैसे पूरे जिस्म में आग की लहर दौड़ गई हो। पता नहीं अब ये शख्स मेरे साथ क्या करने वाला है। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। छोड़ो मुझे। मेहर मां ने उसे जोर से पीछे धकेला और साथ ही मेज से फ्रूट काटने वाली छुरी उठा ली और कांपती हुई आवाज में बोली, अब मेरे करीब ना आना। उसके हाथ में छुरी देखकर अरहम की जान निकलने लगी। मेहर मां, उसे रख दो, प्लीज मेरी बात सुनो। वो आगे बढ़ने लगा ताकि उससे छुरी ले सके। मेरे करीब मत आना, वो जोर से चिल्लाई और साथ ही अपनी छुरी से अपने हाथ की रग काट ली। तेजी से खून बहने लगा। मेहर मां, मेहर मां! वो भागकर उसके पास गया और अपने बाजुओं में थाम लिया। तुमने ये क्या कर दिया मेहर मां? मुझे तुमसे नफरत है। और साथ ही वो बेहोश हो गई। मेहर मां, मेहर मां, आंखें खोलो, वो जोर से चिल्लाने लगा। फैज शाह और उसकी मिसेज रुखसाना यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचे। उसने रुखसाना से कहा, मेहर मां को बुला कर ले आए। रुखसाना अंदर गई, लेकिन उसे मेहर मां कहीं नजर नहीं आई। उसने गेट पर खड़े गार्ड से मेहर मां के बारे में पूछा। गार्ड ने जो उसे बताया वो सुनकर हैरत ज़दा रह गई। उसने गार्ड को कुछ कहा और पैसे देकर वापस आ गए। जब फैज शाह ने पूछा, मेहर मां नहीं आई? तो उसने कहा, मेहर मां किसी लड़के के साथ भाग गई है। क्या बकवास कर रही हो रुखसाना? वो गाड़ी से निकला और भागता हुआ गेट की तरफ गया। गार्ड को गिरेबान से पकड़कर बोला, मेरी बहन किधर है? साहब, मुझे क्या पता, यहां तो रोजाना हजारों लड़कियां अपने यारों के साथ भाग जाती हैं। आपकी बहन भी किसी के साथ भाग गई है, मुझे क्या पता। बकवास बंद करो, मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो बहुत मासूम है। फैज शाह ने गुस्से से बोला। साहब, हर कोई यही कहता है, मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से उसे लड़के के साथ गाड़ी में बैठते हुए देखा है। गाड़ी का नंबर बताओ, जल्दी बताओ, फैज शाह बोला। साहब, मैंने नंबर नहीं देखा था। गार्ड की यह बात सुनकर वो हारे हुए जुआरी की तरह वापस आ गया और गाड़ी में आकर बैठ गया। मेरी मेहर मां ऐसी नहीं है, वो अपने आप से बोला। मैं कहती रही, शहर में दाखिला ना करवाओ, वहां जाकर लड़कियां खराब हो जाती हैं। पर मेरी कौन सुनता है। सबको लगता है मैं इस खानदान की और मेहर मां की दुश्मन हूं। अब देख लो क्या गुल खिलाया है उसने। बस कर जाओ रुखसाना, मेहर मां ऐसी नहीं है, तुम जानती हो उसे, वो बहुत मासूम है। फैज बहन की हिमायत में बोला। अच्छा ठीक है,
तो फिर किधर है वो तुम्हारी मासूम बहन? बोलो। रुखसाना ने उसकी बात काटी। ढूंढ लूंगा उसे। चुप कर जाओ तुम। और फिर गाड़ी तेजी से गांव के रास्ते पर मोड़ दी। अरहम आफंदी मेहरमा को अपने बाजू में उठाए अस्पताल में पहुंचा। ममा कहाँ है? उसने रिसेप्शन पर पूछा और इमरजेंसी की तरफ भागा। वहां बैठी डॉक्टर नाजली अरहम के बाजुओं में लड़की देखकर हैरान रह गई और साथ वाली लड़की से कहा, जल्दी से मैडम को बुलाओ। अब अगली हैरान होने की बारी डॉक्टर फरजीन की थी। वो बेड पर पड़ी बेहोश लड़की को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई बिच्छू हो जो अभी उसे डस लेगा। उसने साथ ही डॉक्टर को कुछ कहा और बाहर आ गई, जहां सामने खड़ा उसका बेटा अरहम रो रहा था। उसे देखकर वो भागकर मां के पास आया और बोला, ममा, मेहरमा को बचा लो उसे। जिंदा नहीं रह पाएगा आपका बेटा, उसके बगैर नहीं रह पाएगा। अरहम, ये लड़की तुम्हारे साथ? वो हैरत ज़दा थी। ममा, वो मेरी बीवी है, मैंने उससे निकाह कर लिया है। आपकी बहू है, बचा ले उसे। डॉक्टर फरजीन हैरत से अपने बेटे को देख रही थी। ममा, जान है उसमें आपके बेटे की। डॉक्टर फरजीन जल्दी से वापस इमरजेंसी में चली गई। अरहम, डॉक्टर नाजली जो पीछे खड़ी सब सुन रही थी, दुख और शौक की कैफियत में बोली, वो भी तो अरहम से प्यार करती थी। नाजली, दुआ करो यार, मेहरमा को कुछ ना हो। मेहरमा, नाजली ने नाम दोहराया और बोली, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसका रिश्ता आंटी और अंकल 3 दफा लेकर गए? हाँ नाजली, ये वही लड़की है, मैंने उससे निकाह कर लिया है यार, अब मेरी बीवी है वो। नाजली प्लीज दुआ करो, मेहरमा को कुछ ना हो। अरहम, तसल्ली रखो, उसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मां उसे बचा लेगी, क्योंकि उसकी जान तुम हो और उसे पता है उसके बेटे की जान मेहरमा में है, तो फिर वो कैसे मेहरमा को कुछ होने दे सकती है? नाजली भराए हुए लहजे में बोली। कैसे बताती उसे कि अरहम, मैंने तो बचपन से तुम्हारे ख्वाब देखने शुरू किए थे, लेकिन अरहम को उसकी मोहब्बत कभी नजर ना आई। वो सिर्फ उसे अपनी दोस्त समझता था। अरहम, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूं। ये कहकर वो चली गई। फरजीन ने मेहरमा की ड्रेसिंग खुद की। खून बह जाने की वजह से वो बेहोश थी। वो भी उसके पास बैठ गई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। सफेद रंग, गुलाबी गाल, घनेरी पलकें और उसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह उसके चेहरे की मासूमियत थी। मेहरमा को देखकर उस पर वैसे ही प्यार आ रहा था जैसे अरहम पर आता था। ये लड़की अब उसकी बहू थी, उसके बेटे की बीवी, सबसे बढ़कर उसके बेटे की मोहब्बत थी। डॉक्टर फरजीन ने उठकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया और दुआ की, अल्लाह सब ठीक कर देना। मैं जानती हूं मेरा बेटा कुछ गलत ही करके आया है, लेकिन क्या करूं, वो मेरा बेटा है, इकलौता बेटा, जिसे मैंने बड़ी मन्नत और मुरादों से आपसे लिया। या अल्लाह सब ठीक कर देना और इस लड़की के दिल में
मेरे बेटे के लिए मोहब्बत डाल देना। माँ हूं उसकी, उसके लिए खुशियां मांगना मेरा फर्ज है। डॉक्टर फरजीन और सरमद आफंदी ने मोहब्बत की शादी की। डॉक्टर फरजीन जब मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी तो साथ वाली यूनिवर्सिटी में सरमद आफंदी बिजनेस का तालिब इल्म था। उन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर हुई। डॉक्टर फरजीन अपनी दोस्तों के साथ आई थी। पहले उन दोनों की आपस में दोस्ती हुई, फिर कब ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई उन्हें पता भी नहीं चला। दोनों अक्सर घंटों यूनिवर्सिटी में बैठे बातें करते रहते थे। डॉक्टर फरजीन का ताल्लुक मिडिल क्लास से था, लेकिन सरमद आफंदी लाहौर के एक मशहूर कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखते थे। वो अभी भी यूनिवर्सिटी के बाद कारोबार को देख रहे थे। उसकी एक बहन माहीन थी जो शादी के बाद अमेरिका चली गई थी अपने शौहर के साथ। फरजीन की एक छोटी बहन नौरीन थी। उसके बाप क्लर्क थे। डॉक्टर फरजीन की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद सरमद आफंदी ने उसे शादी कर ली। वो दोनों अमेरिका चले गए, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी उनकी कोई औलाद ना हुई। डॉक्टर फरजीन हर वक्त परेशान रहते। उन दोनों ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन बच्चा ना हुआ। उसकी परेशानी को देखते हुए सरमद वापस पाकिस्तान आ गए और लाहौर में घर के करीब एक अस्पताल फरजीन के नाम से बनवाया ताकि फरजीन मसरूफ रहे। उसी दौरान उसकी बहन नौरीन की शादी एक बैंक ऑफिसर से हो गई और शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उसे बेटी दी, जिसका नाम उन्होंने नाजली रखा। डॉक्टर फरजीन अपनी भांजी से बहुत प्यार करती थी। 1 साल बाद नौरीन के घर बेटा पैदा हुआ तो फरजीन नाजली को अपने घर ले आए, लेकिन नौरीन के शौहर अफजल को यह पसंद नहीं था, इसलिए वो नाजली को वापस छोड़ आए। डॉक्टर फरजीन अपने अस्पताल में मसरूफ हो गई, लेकिन औलाद की कमी शिद्दत से महसूस होती और वो हर वक्त ज़हनी तौर पर परेशान रहती थी। आखिर शादी के 7 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा दिया, जिसका नाम उसने अरहम रखा। अरहम के बाद कोई औलाद ना हुई। अरहम फरजीन और सरमद की कुल कायनात थी। डॉक्टर फरजीन ने अपने बेटे की कभी कोई ख्वाहिश रद्द ना की। वक्त गुजरता गया। अरहम बड़ा हो गया। उसे भी अपने बाप की तरह बिजनेस से दिलचस्पी थी और वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा है। सरमद का बिजनेस पहले से भी ज्यादा वसी हो चुका है। उसका शुमार पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन में होता है। अभी 3 महीने पहले अरहम उसे बता रहा था कि उसे एक लड़की पसंद है। वो लड़की शादरा से आगे एक गांव में रहती है। वो सैयद खानदान से ताल्लुक रखती है। डॉक्टर फरजीन की ख्वाहिश थी कि वो अपनी भांजी नाजली को अपनी बहू बनाए, जो अरहम से 4 साल बड़ी थी और अब डॉक्टर बन चुकी थी और अब उसी ही के अस्पताल में काम करती थी। लेकिन जब अरहम से बात की तो उसने कहा, ममा आप कैसी बातें कर रही हैं? नाजली को मैंने हमेशा बहन समझा है। वो मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। बेटा, नाजली में क्या कमी है? खूबसूरत है, डॉक्टर है और सबसे बढ़कर तुम उसे बचपन से जानते हो, साथ खेलकर बड़े हुए हो। डॉक्टर फरजीन बोली, ममा प्लीज, मुझे मेहरमा से शादी करनी है। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। ममा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक गांव की लड़की से मोहब्बत हो जाएगी, वो भी पहली नजर में। ममा आपको पता है, जब मैं और अली शादरा से आगे अली के जो रिश्तेदार हैं उनके घर गए थे,
वापस आते हुए हमें रास्ते में एक गाड़ी नजर आई जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर बाहर खड़ा था। मैं मदद करने के ख्याल से उनके पास गया तो ड्राइवर ने कहा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और मेहरमा बीबी को चोट भी लग गई है। पीछे से एक बुजुर्ग खातून कार से निकली और उन्होंने कहा, अल्लाह वसाया, जल्दी कर, मेरी बेटी का खून बह रहा है। अम्मा जी, अगर आप कहें तो हम आपको घर छोड़ आते हैं। पहले तो वो खातून ना मानी, फिर मान गई। मैंने अली से कहा वो वहां पर ही मेरा इंतजार करे। मैं गाड़ी में बैठ गया। उस खातून के साथ एक और खातून भी थी। फिर वो दोनों एक लड़की को पकड़कर मेरी कार में ले आईं, जिसका चेहरा गुलाबी रंग की चादर से ढका हुआ था। अभी हम थोड़ी दूर गए थे कि मेरी अचानक नजर शीशे से पीछे पड़ी तो उस लड़की के चेहरे से चादर हटी हुई थी। मम्मा, वो बहुत खूबसूरत है। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और नूर सा था जिसने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मैं उस नूर में रंग गया। मम्मा, मुझे नहीं पता बाकी का सफर कैसे कटा, बस वो चेहरा मेरी आंखों में बस गया। मम्मा, आप मेरी मां नहीं, बेहतरीन दोस्त भी हैं। मैं उसके बगैर खुश नहीं रह सकूंगा। आप प्लीज मेरा रिश्ता लेकर जाएं ना, प्लीज। अरहम, मुझे तो हैरत हो रही है तुम पर। जिस लड़की को तुम जानते तक नहीं, वो कैसी है, उसका मिजाज, किरदार कैसा है, तुम बस उसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठे हो। डॉक्टर फरजीन ने कहा। मम्मा, मेरा दिल कहता है उसका किरदार भी उसकी तरह मासूम और अच्छा होगा। अरहम बोला, ठीक है बेटा, मैं और तुम्हारे पापा जाएंगे। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। तुम तो मेरी जिंदगी हो। अगर मेरे बेटे को पसंद है वो, तो तुम्हारी मां की भी पसंद है वो। मम्मा, शुक्रिया। आई लव यू मम्मा। आप दुनिया की सबसे अच्छी मां हैं। अरहम ने मां को गले लगा लिया। बस करो अब। मां बाप के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, और औलाद तो चीज ही ऐसी है कि आप उसकी किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी मां की हर खुशी तुमसे लेकर सिर्फ तुम तक है। डॉक्टर फरजीन ने बेटे के सर पर बोसा दिया और आसमान की तरफ नजर उठाकर अपने बेटे के लिए दायमी खुशियों की दुआ की। अकबर शाह शाहदरा से आगे एक गांव केचवाली में रहता था। उसकी शादी अपनी तायाजाद जैनब से हुई। उनके 2 बच्चे फैज शाह और मेहरमा शाह हैं। उनके घर में पर्दे का खास ख्याल रखा जाता है। फैज शाह मेहरमा से 7 साल बड़ा है। उसकी शादी साथ वाले गांव की सैयद फैमिली की रुखसाना से हुई है। रुखसाना बदजुबान और झगड़ालू औरत है। अकबर शाह और फैज मेहरमा से बहुत प्यार करते हैं। फैज हर वक्त अपनी बहन मेहरमा के लाड उठाता है। मेहरमा उनके खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की है। फैज और रुखसाना का 2 साल का बेटा तौसीफ शाह है। मेहरमा ने FA तक की तालीम गांव के कॉलेज से हासिल की। वो आगे पढ़ना चाहती है। उसने मां से बात की तो मां ने कहा, मेहरमा, जितना तुमने पढ़ लिया काफी है। अब हारिस छुट्टी पे आएगा तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मां, मुझे अभी पढ़ना है, शादी तो नहीं करनी ना। बाबा से कहें मुझे लाहौर के कॉलेज में दाखिला दिला दें। वो मां से बोली, मेहरमा पुत्र, इतना पढ़कर क्या करेगी? तुम्हें पता है हमारे खानदान की लड़कियां इतना नहीं पढ़ती। बस बेटी बड़ी हुई और उसकी शादी कर देते हैं।
वैसे भी लाहौर में दाखिले के लिए तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे। माँ ने उसे प्यार से समझाया। माँ, मैं फैज भाई से बात करूंगी, वो मेरी बात नहीं टालते, बाबा को वही मनाएंगे। बेटा, तुम्हारी भाभी को भी नहीं अच्छा लगेगा, पहले भी बहुत डरती हूं। हारिस की जिद की वजह से उन लोगों ने रिश्ता तो कर लिया, लेकिन रुखसाना खुश नहीं है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मैं जाकर किचन में देखती हूँ नूरा माई ने खाना बनवाया है या नहीं। माँ उठकर चली गई। माँ के जाने के बाद वो सोचने लगी, हारिस और मेरी जिंदगी पता नहीं कैसे गुजरेगी। बज़ाहिर तो अच्छा नजर आता है, लेकिन अगर वो भी भाभी की तरह हुआ तो क्या होगा। उसके दिल में कभी हारिस के लिए जज्बात नहीं जागे थे। हारिस उसकी भाभी का इकलौता भाई है। वो आर्मी में जॉब करता है। जब तौसीफ पैदा हुआ तो अकबर शाह ने पोते की पैदाइश की खुशी में बहुत बड़ी दावत की, जिसमें तमाम गांव वाले और हारिस के घर वाले आए हुए थे। तब मेहरमा भाभी के कमरे में तौसीफ के पास बैठी थी। उसे अपना सुर्ख सफेद गोल मटोल भतीजा बहुत प्यारा लग रहा था। हारिस कमरे में आया तो वो बेड पर तौसीफ के पास बैठी उसे बातें कर रही थी। उसके रेशमी बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे। हारिस उसे देखता रह गया। वो उसे तके जा रहा था। जब मेहरमा को अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने देखा कि कमरे के वस्त में खड़ा हारिस उसे पुरशौक नजरों से देख रहा था। आप कब आए? आपने दरवाजा नॉक ही नहीं किया। उसने जल्दी से चादर सर पर ले ली। सॉरी, असल में मैं रुखसाना बाजी से मिलने आया था और तौसीफ की मुबारकबाद देने आया था। थोड़ी देर के बाद रुखसाना आ गई। हारिस, तुम कब आए? मैं जरा बाहर मेहमानों में चली गई थी। रुखसाना ने भाई को गले लगाते हुए जवाब दिया। मेहरमा जल्दी से कमरे से बाहर चली गई और वो दोनों बहन भाई बैठकर बातें करने लगे। एक हफ्ते के बाद हारिस फिर रुखसाना से मिलने आया और उससे कहा कि वो मेहरमा से शादी करना चाहता है। भाई की बात सुनकर रुखसाना हैरत ज़दा हो गई और सदमे से बोली, नहीं, मेहरमा से शादी नहीं। बाजी, मुझे मेहरमा से शादी करनी है। वो बहुत खूबसूरत है, सबसे बढ़कर आपकी नंद है। बाहर जाने की क्या जरूरत है हमें? मैंने फैसला कर लिया है, शादी करूंगा तो बस मेहरमा से। आप अब्बा और अम्मा से बात करो और मेरा रिश्ता ले आओ। हारिस ये कहकर चला गया और रुखसाना परेशान बैठी रह गई। फिर उसने वालिदैन से बात की। वो तो बहुत खुश हुए, लेकिन वो खुद खुश नहीं थी। उसे हमेशा मेहरमा से नफरत और हसद महसूस हुआ था कि उसका अब्बा और भाई उससे इतना प्यार क्यों करते हैं। फैज ने कभी उससे इतनी अहमियत नहीं दी थी जितनी अपनी छोटी बहन मेहरमा को देता था। वो घर भर की लाडली है। घर में बैठे उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती थी। फैज मेहरमा को हरफे आखिर समझता था। ऊपर से वो खूबसूरत भी बहुत थी। रुखसाना का दिल करता था उसके बस में हो तो मेहरमा को अपनी जिंदगी से निकाल कर किसी समंदर में फेंक आए, जहां से वो कभी वापस ना आ सके। गांव की औरतें भी आकर मेहरमा की खूबसूरती, मासूमियत और पाकीज़गी के गुण गाती थीं कि मेहरमा बीबी कितनी मासूम और खूबसूरत है। रुखसाना का बस नहीं चलता था, क्या करे। अब ऊपर से उसके भाई हारिस को भी लड़की पसंद आई तो वो कोई और नहीं, मेहरमा ही थी। तो अब हर जगह ससुराल और मैके में मेहरमा की खूबसूरती के चर्चे हो गए। शायद रुखसाना की किस्मत में
पसे मंजर में ही रहना लिखा था। पहले तो फैज हारिस के रिश्ते के लिए नहीं माने कि अभी मेहर माँ बहुत छोटी है और ये कि वो अभी आगे पढ़ना चाहती है। बेटा, हमें कोई एतराज नहीं, आप इसे पढ़ाएं, बस हमारे हारिस के रिश्ते के लिए हाँ करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती होगी। और जहां तक शादी की बात है, वो मेहर माँ की तालीम मुकम्मल होने पर की जाएगी। रुखसाना के अब्बा बोले, अब्बा, आपने सुना नहीं कि फैज को रिश्ता मंजूर नहीं, और मेहर माँ का भाई नहीं बल्कि बेटियों की तरह पाला है उसे। वो मेहर माँ के लिए गलत फैसला थोड़ी करेंगे। क्यों फैज, मैं ठीक कह रही हूं ना? रुखसाना ने अपनी बात की तायीद फैज से चाही। हाँ अच्छा, रुखसाना ठीक कह रही है। मेहर माँ सिर्फ बहन नहीं बल्कि मेरी बेटियों की तरह है वो। और रुखसाना के वालिद हैरान थे कि उनकी बेटी भाई के रिश्ते की हिमायत करने की बजाय मुखालफत कर रही है। वो फिर भी बोले, भाई साहब, आप एक दफा फिर सोचें। हारिस घर का बच्चा है, मेहर माँ बेटी को खुश रखेगा। उसने अकबर शाह से कहा, ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है, अभी कोई छोटी सी रस्म कर लेते हैं, शादी मेहर माँ की तालीम मुकम्मल होने के बाद कर लेंगे। अकबर शाह ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उन्होंने यही सोचा कि देखा भाला लड़का है, उसकी मेहर माँ को खुश रखेगा। लेकिन अब्बा, फैज जल्दी से बोला, फैज, मेहर माँ मेरी भी बेटी है, जो फैसला करूंगा सोच समझ कर करूंगा। फैज चुप हो गया। फिर एक छोटी सी रस्म करके उसे हारिस की मंगेतर बना दिया गया। घर में मेहर माँ और रुखसाना के अलावा तकरीबन सब खुश थे। रुखसाना मेहर माँ को भाभी नहीं बनाना चाहती थी और मेहर माँ अभी ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। मेहर माँ ने फैज से लाहौर में अपने एडमिशन की बात की। पहले तो फैज रजामंद नहीं हुआ। मेहर माँ, वहां इतनी चालाक लड़कियां होंगी, तुम्हें खा जाएंगी। मैं तुम्हें किताबें ला देता हूं, तुम घर में बैठकर तैयारी कर लो, पेपर जाकर दे आना। भाई, अब मैं बड़ी हो गई हूं, छोटी बच्ची नहीं रही। आप अभी भी मुझे बच्ची समझते हैं। मेहर माँ मुंह फुलाकर बोली, मेहर माँ, मेरे लिए तो हमेशा तू छोटी बच्ची ही रहेगी। तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं गई। पहले अब्बू के बनाए कॉलेज में पढ़ती रही, जो घर के पास है, और सारी लड़कियां तुम्हें अकबर शाह की बेटी होने की वजह से बड़ी इज्जत देती थी। बाहर हालात बहुत खराब है, मुझे डर लगता है तुम्हें कुछ हो ना जाए। फैज फिक्रमंदी से बोला, भाई कुछ नहीं होगा, आप अब्बू से बात करें प्लीज, मेरी खातिर भाई, मान जाए ना। वो रूहान सी होकर बोली, अच्छा ठीक है, अब रोना मत, मैं अब्बू से बात करता हूं और तुम्हारी भाभी और तौसीफ को देख लूं, वरना वो नाराज हो जाएगी। और वो दोनों बहन भाई हंसने लगे। फैज शाह ने अकबर शाह को मना लिया, लेकिन अकबर शाह ने कहा कि खवातीन की यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाओ। फिर फैज शाह, रुखसाना और अम्मा उसके साथ गए और फैज शाह ने उसे लाहौर की खवातीन यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। वापसी पर फैज को कोई काम था। उसने अल्लाह वसाया से कहा कि खवातीन को गांव छोड़कर आए, फिर मुझे ले जाए। वापसी पे घर से थोड़ी दूर अल्लाह वसाया की आंख लग गई और गाड़ी दरख्त से टकरा गई, जिसे गाड़ी का नुकसान तो हुआ, लेकिन मेहर माँ के माथे पर गाड़ी का शीशा टूट कर लगा और खून बहने लगा, जिससे वो बेहोश हो गई। रुखसाना और ज़ैनब बहुत परेशान हो गईं कि फैज शाह नाराज होगा। अल्लाह वसाया भी परेशान था
कि फैज शाह ने उसे जिम्मेदारी सौंपी और वो पूरी ना कर सका। इतने में एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी, जिसमें से 2 लड़के निकले। दोनों होलिये से शहर के बासी लग रहे थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, ये क्या हुआ? फिर उसने कहा, वो घर छोड़कर आता है। पहले तो ज़ैनब बीबी ना मानी कि गांव वाले क्या सोचेंगे कि सैयद ज़ादियाँ एक अजनबी लड़के के साथ आ रही हैं। वो तो आज तक किसी गैर मर्द के साथ कभी नहीं गई थी। वो बात करके वापस गाड़ी में बैठने लगी थी, लेकिन मेहर माँ की पेशानी से बहते हुए खून को देखकर परेशान हो गई। लड़के की बात मान गई और मेहर माँ को चादर अच्छी तरह लपेटकर बाहर निकाला और उस लड़के की गाड़ी में बिठा दिया। अल्लाह वसाया भी साथ गया। इस तरह वो लड़का उन्हें घर छोड़ आया। फैज जब घर वापस आया तो पूरी बात सुनकर अल्लाह वसाया पर बहुत नाराज हुआ। तुम अंधे होकर गाड़ी चला रहे थे? तुम्हें पता भी था साथ घर की औरतें हैं, फिर एक अजनबी के साथ उन्हें लेकर घर आ गया। शाहजी, बड़ी अम्मा ने कहा था तो मैं ले आया। अल्लाह वसाया बोला। बस करो अल्लाह वसाया, मुझे तुमसे इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मेहर माँ का यूनिवर्सिटी में दाखिले का पहला दिन कुछ यूं रहा। वो माथे पर जख्म होने की वजह से पहले हफ्ते की क्लासें ना ले सकी। उसके बाद वो जाने लगी। फैज शाह खुद बहन को यूनिवर्सिटी ले जाता और वापस ले आता। उस दिन के बाद उसने अल्लाह वसाया पर भरोसा ना किया। अरहम आफंदी ने डॉक्टर फरजीन पर जोर डालना शुरू कर दिया वो रिश्ता ले जाए। शुरू में तो सरमद ना माने, फिर बेटे की मोहब्बत में मान गए और रिश्ता लेकर अकबर शाह की हवेली चले गए। सरमद बाहर बैठे और डॉक्टर फरजीन घर के अंदर चली गई। रुखसाना उसे देखकर बोली, आप डॉक्टर फरजीन हैं ना, लाहौर की मशहूर डॉक्टर? जी, आपने दुरुस्त पहचाना, मैं डॉक्टर फरजीन हूं, वो धीमे लहजे में बोली। नूरा, जन्नत आओ, देखो डॉक्टर फरजीन आई है। ये लाहौर की बहुत बड़ी डॉक्टर है और इनका अपना अस्पताल है। इनके शौहर भी बहुत बड़े आदमी हैं। रुखसाना हाथ लहरा लहरा कर मुलाजमों को उसके बारे में बता रही थी और डॉक्टर फरजीन शर्मिंदा हो रही थी अपनी इतनी तारीफ सुनकर। इतने में ज़ैनब बीबी आ गई। वो बड़े एहतराम से डॉक्टर फरजीन से मिली और नूरा को चाय ले आने के लिए कहा। डॉक्टर फरजीन भी उस बावकार खातून से मुतासिर हुई। इतने में मेहर माँ यूनिवर्सिटी से आ गई। अस्सलाम वालेकुम, उसने सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम, डॉक्टर फरजीन ने सलाम का जवाब दिया और काले रंग की चादर में उस गुलाबी मुखड़े वाली लड़की को देखा जो शायद अपनी उम्र से छोटी लगती थी और उन्हें अपने बेटे की पसंद दिल से अच्छी लगी। वो स्कूल जाने वाली लड़की लग रही थी। मेहर माँ कमरे में चली गई। ये कौन है? डॉक्टर फरजीन ने पूछा। ये मेरी बेटी मेहर माँ है, ज़ैनब ने बताया। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, डॉक्टर फरजीन ने कहा। इतने में अल्लाह वसाया उसे बुलाने आ गया। इतनी जल्दी? अभी तो आप आई हैं। बैठिए आप डॉक्टर साहिबा, रुखसाना जल्दी से बोली। नहीं शुक्रिया, फिर कभी आऊंगी, ये कहकर डॉक्टर फरजीन चली गई। रास्ते में सरमद ने उसे बताया कि मेहर माँ की मंगनी हो चुकी है और उसकी जल्द शादी होने वाली है। डॉक्टर फरजीन ये सुनकर परेशान हो गई। अरहम को क्या बताएगी? वो भोली सी सूरत वाली लड़की उनके मन को भी भा गई थी। घर पहुंचे तो अरहम बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अली भी मौजूद था। ममा, जल्दी से बताएं, क्या कहा उन लोगों ने? आप बात पक्की करके आई हैं ना? अरहम बेसब्री से बोला। अरहम बेटा, अभी मैं थक गई हूं,
रात को बात करेंगे। डॉक्टर फरजीन अपने कमरे की तरफ जाने लगी। ममा, आप मुझे अभी बताएं। बताएं ना। क्या कहा उन लोगों ने? उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। अरहम फिक्रमंदी से बोला, अरहम बेटा बैठो, मैं सब बताता हूं। सरमद आफंदी बोले। दोनों सोफे पर बैठ गए और सरमद ने उसे बताया कि बेटा, उसकी शादी होने वाली है। वो किसी और की मंगेतर है। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरी है। मेरे दिल ने उसे चुन लिया है। वो किसी और की कैसे हो सकती है? अरहम बेटा, जो मैं बता रहा हूं हकीकत यही है। तुम उसे भूल जाओ। जहां तुम कहोगे मैं तुम्हारी वहां शादी करूंगा। मेरे बिजनेस सर्कल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की है। सरमद बोले। पापा, मुझे नहीं पता दुनिया में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। मुझे सिर्फ एक लड़की से शादी करनी है और वो सिर्फ मेहर मां है। उसके अलावा और कोई नहीं। वो तेज तेज बोलता कमरे में चला गया। अरहम, फरजीन पुकारती रह गई। सरमद, आप थोड़ा सब्र कर लेते, मैं उसे समझा देती। इतनी जल्दी किस बात की थी? फरजीन, वो कोई खिलौना नहीं है जिसकी तुम डबल कीमत अदा करके अपने बेटे के लिए ले आओगी। वो एक जीती जागती लड़की है। उसके खानदान वाले नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? अली बेटा, आप जरा जाकर अरहम को देखो। डॉक्टर फरजीन ने अली से कहा। ठीक है आंटी, मैं देखता हूं। अली चला गया। डॉक्टर फरजीन सरमद को समझाने लगी। इतने में अरहम के कमरे से आवाजें आने लगी। डॉक्टर फरजीन और सरमद भाग कर ऊपर गए तो अरहम कमरे की हर चीज तोड़ रहा था। उसने कीमती डेकोरेशन पीस क्या हर चीज का हुलिया बिगाड़ दिया था। डॉक्टर फरजीन हैरत से अपने बेटे को देखे जा रही थी। उन्हें अपने बेटे से इतनी शिद्दत पसंदी की उम्मीद नहीं थी। कभी बेटे की तरफ देखती, कभी सरमद की तरफ, जैसे उसे शिकवा कर रही हो कि अरहम की इस हालत की जिम्मेदार आप हैं। अली अरहम को संभालने की कोशिश कर रहा था। अरहम कमरे के वस्त में बैठकर रोने लगा। डॉक्टर फरजीन बेटे के पास आकर दो जानू बैठ गई। अरहम बेटा। ममा, ममा, आपके बेटे को उससे मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। ममा, प्लीज कुछ करें। वो अपने होश में नहीं लग रहा था। छोटे बच्चे की तरह अपनी मां से एक लड़की के लिए जिद कर रहा था। डोंट वरी माय डियर सन, बेटा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डॉक्टर फरजीन ने बेटे को गले लगा लिया। डॉक्टर फरजीन और सरमद आफंदी उसके बाद 2 दफा अकबर शाह के पास गए, लेकिन अकबर शाह और फैज शाह ना माने। सरमद आफंदी ने हर तरह से उन लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। अकबर शाह ने कहा, अगर मेरी बेटी हारिस की अमानत ना भी होती तो भी मैं सैयद खानदान से बाहर कभी अपनी बेटी का रिश्ता ना करता। हम सैयद खानदान के बाहर अपनी बेटियां नहीं देते। डॉक्टर फरजीन और सरमद मायूस होकर वापस आ गए और अरहम को मेहर मां को भूल जाने के लिए कह दिया गया। अरहम चुपचाप सब कुछ सुनकर जिंदगी गुजारने लगा। यूनिवर्सिटी जाता, वापस आकर ऑफिस चला जाता। इस मौजू पर दोबारा कोई बात ना हुई। डॉक्टर फरजीन और सरमद समझे कि अरहम ने हालात से समझौता कर लिया है और उस लड़की को भूलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने भी उससे उसके हाल पर छोड़ दिया। वो नहीं जानते थे कि अरहम मेहर मां को भूला नहीं, बल्कि उसे पाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अरहम ने अली के साथ मिलकर मेहर मां की यूनिवर्सिटी का पता लगाया और उसके आने जाने के बारे में मालूमात हासिल की।
मेहर माँ को भाई छोड़ने और लेने आता था। अक्सर फैज लेट हो जाता था और मेहर माँ को इंतज़ार करना पड़ता था। इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और एक दिन छुट्टी के फौरन बाद यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच गए। अली ने यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े गार्ड को मेहर माँ को बुलाने के लिए कहा। मेहर माँ गेट से बाहर आए। उसे फैज भाई नजर ना आया। इतने में एक लड़का उसके पास आकर बोला, मेहर माँ बीबी, आपके भाई उस गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी तो फैज भाई की नहीं लग रही। मेहर माँ उसके साथ चलने लगी, लेकिन गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसको कोई गड़बड़ का एहसास होने लगा। वो वापस मुड़ने लगी कि पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और वो बेहोश हो गई। अली और अरहम ने उसे गाड़ी में डाला। सिक्योरिटी गार्ड देखकर पीछे भागा, लेकिन तब तक गाड़ी चल पड़ी थी। उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। उस लड़की को उस यूनिवर्सिटी आते हुए 3 माह हुए थे। हर वक्त नकाब कैसे रखती थी। गार्ड ने सोचा कि उसके भाई को फोन करे, लेकिन उसके पास तो नंबर नहीं था। चलो अभी लेने आएगा तो बताता हूं उसको। फैज शाह गाड़ी दौड़ाकर गांव पहुंचा। रुखसाना को उतारा और उसे बोला, किसी को अभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, और गाड़ी भगाकर ले गया। पता तो चलेगा फैज शाह, रुखसाना ने खुद कलामी की। रुखसाना ये मौका जाया नहीं करेगी। सामने उसे अल्लाह वसाया आता नजर आया, जो शायद कहीं जा रहा था। अल्लाह वसाया, मेरी बात सुनो, एक काम है तुमसे। रुखसाना उससे बोली। जी बीबी जी, आप हुक्म करें। वो अदब से बोला, जो बात मैं कर रही हूं उसे गौर से सुनो। मेहर माँ यूनिवर्सिटी से किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये बात पूरे गांव को शाम होने से पहले पता चल जानी चाहिए। नहीं बीबी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इस घर का नमक खाया है, और वैसे भी मेहर माँ बीबी ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह वसाया ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारी मेहर माँ बीबी ऐसा कर चुकी है। वैसे अल्लाह वसाया, जिस दिन यूनिवर्सिटी से वापसी मेहर माँ को चोट लगी थी, फैज शाह ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी। एक दफा ना सोचा कि तुम कितने सालों से इस घर की खिदमत करते आए हो। तुम्हारी बीवी, माँ सब हमारी खिदमत करती हैं। क्या मिला है तुम्हें? बोलो। रुखसाना ने उसे जज्बाती करने की कोशिश की, लेकिन मेहर माँ बीबी। अल्लाह वसाया ढीला पड़ चुका था। अल्लाह वसाया, मैं तुम्हें इस काम की कीमत दूंगी, वो भी मुंह मांगी। रुखसाना ने कहने के साथ ही बैग से कुछ पैसे निकालकर अल्लाह वसाया को दे दिए। बीबी जी, अगर किसी को पता चल गया ये बात मैंने फैलाई है, अल्लाह वसाया बोला, ये सब अब तुम पर मुनहसर है कि तुम कैसे ये काम करते हो। बस शाम तक का टाइम है। रुखसाना कहकर हवेली में चली गई।